बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अजीम फ्रॉम स्टार एकेडमी लाहौर और आज है हमारे पास हमारे क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1। आई बिलीव सो, आई होप सो कि आपका टेस्ट बड़े अच्छे से हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ अच्छे से तो आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे टेस्ट का जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास वर्ब्स। और अगर आप एस टू एस देखेंगे तो आपके जो पहले दो टेस्ट हैं वो आपके वर्ब्स के हैं। क्रैश 1 और क्रैश 2 में जो आपका सिलेबस है वो वर्ब का है। दो टेस्ट में वर्ब मैंने इसलिए रखा क्योंकि आप समझते हैं, आप जानते हैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि अगर हम पास पेपर को देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास कौन सा है, वर्ब। नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मतलब कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहे हैं पीछे पास पेपर में वो किसके हैं, वर्ब्स के। तो हमें वर्ब्स पे ज्यादा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसके दो टेस्ट रखे अपने सेक्शन में। तो टेस्ट 1 के क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी डैश इन द सेम हाउस फॉर 50 years। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताता रहता हूं कि जब भी आपके पास सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ गया और उसके बाद कोई भी टाइम दिया गया, वो एक रूल अपनी जगह पे रहेगा, याद रखिएगा। वो रूल कैसे अपनी जगह पे रहेगा कि अगर सिंस है तो लाजमी तौर पर हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए किसी भी एक्शन का, और अगर फॉर है तो हमारे पास लाजमी तौर पर किसी भी एक्शन का क्या होगा, ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर है तो आपने याद रखना है सिंस और फॉर की वजह से हमें जो टेंस रिक्वायर होता है सेंटेंस में वो हमारे पास कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है अगर हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है तो हम स्विच कर जाते हैं उससे ऊपर वाले टेंस में। मतलब अगर हमने ऑप्शन में देखा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो हम चले जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी नहीं है तो हम चले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है तो फिर हम चले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। और अगर प्रेजेंट के चारों टेंसेस नहीं है तो फिर हम मूव करेंगे किसके ऊपर, पास्ट के ऊपर। लेकिन पास्ट में जाकर हम बात परफेक्ट कंटीन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। हम बात स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से, अगर वो नहीं होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस पे जाएंगे, पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे और फिर हम पास्ट इंडेफिनिट पे जाएंगे। लेकिन हमें जो टेंस चाहिए वो कौन सा चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, अल्फा ऑप्शन में हैड बीन लिविंग लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। बीटा में पास्ट इंडेफिनिट लिव्ड लिखा हुआ है, चार्ली में हैव लिव्ड लिखा हुआ है, डेल्टा में लिखा हुआ है लिव्ड। तो सबसे पहले हमें जो टेंस चाहिए, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो फिर हम कौन से टेंस को देखेंगे, सेकंड नंबर पर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, कि अगर वो हमारे पास ऑप्शन में हुआ तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बीटा में लिव्ड है, अल्फा में परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट का है, चार्ली में हैव लिव्ड और डेल्टा में लिव्स है। इसका मतलब हमारे पास कंटीन्यूअस का प्रेजेंट भी मौजूद नहीं है। देन हम मूव करेंगे बेटे किसके ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। रहना हमने प्रेजेंट में है लेकिन हम किस पे चले जाएंगे, परफेक्ट में चले जाएंगे। और यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, हैव लिव्ड। ना तो हैड बीन लिविंग हो सकता है, ना लिव्ड हो सकता है, ना लिव्ड हो सकता है। अगर आप फॉर और सिंस को देखेंगे तो यहां पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास क्या होती, यानी कि अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले मुकम्मल कर सकते हैं। आप इसे लिखेंगे वी हैव बीन लिविंग। अगर वी हैव बीन लिविंग नहीं होगा तो आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं वी हैव लिव्ड के साथ। अगर हैव लिव्ड नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं मुकम्मल वी आर लिविंग के साथ। अगर वी आर लिविंग नहीं है तो फिर हम इसे करेंगे वी लिव के साथ। अब ये तो हमारे पास चार हो गए प्रेजेंट के, और अगर चारों प्रेजेंट के टेंसेस नहीं होंगे तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने पास्ट पे चले जाना। लेकिन बात वहीं से स्टार्ट करनी है। फिर हम सबसे पहले सोचेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, और वो हमारे पास क्या होगा, हैड बीन लिविंग होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हैड लिव्ड होगा। परफेक्ट पे जाएंगे और परफेक्ट पे जाने के बाद हम किस पे जाएंगे बेटे, कंटीन्यूअस पे जाएंगे। कंटीन्यूअस में हमारे पास क्या होगा, वर लिविंग होगा, और वर लिविंग के बाद हमारे पास क्या होगा, लिव्ड होगा।
ये समझ लें कि ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, आपने कहां से स्टार्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी ऑप्शन में मौजूद होगा आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेंटेंस के लिए चूज करना है। ये याद रखिएगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वो सेंटेंस है जिसको 8 तरह से ठीक किया जा सकता है और हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको स्टार्ट करेंगे। जो ऑप्शन भी हमें करीब तरीन मिलेगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहरहाल यहां के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? हैव लिव्ड। अगर हमारे पास हैव बीन लिविंग होता हमारा करेक्ट ऑप्शन होता, हैव लिव्ड है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास हो सकता था आर लिविंग, उसके बाद हमारे पास हो सकता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हमारे पास हो सकता था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके बाद हो सकता था पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट। ये अरेंजमेंट आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है। जो भी प्रेफर्ड अरेंजमेंट होगी, जो भी प्रेफर्ड आंसर होगा वो आप अपने ऑप्शन में से चूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 52, आई प्रेफर वर्किंग टू डैश। आपने पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ा और पैरेलल स्ट्रक्चर में हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल स्ट्रक्चर में हमें दोनों तरफ का जो वर्ब होता है वो सेम चाहिए होता है। यानी कि अगर आप इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं तो आप इंफिनिटिव लिखेंगे, अगर आप जेरेंट यूज कर रहे हैं तो उसको पैरेलल करने के लिए जेरेंट लिखेंगे, और अगर आप बेर इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं तो आप बेर इंफिनिटिव यूज करेंगे। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास है आई प्रेफर वॉकिंग टू। अब ये जो टू का प्रेपोजिशन लिखा हुआ है ना, ये टेक्निकली किसके लिए लिखा हुआ है? प्रेफर की वजह से लिखा हुआ है। लैटिन एडजेक्टिव में से वर्ड है आपके पास, वर्ब है, लेकिन हम लैटिन एडजेक्टिव में शामिल करते हैं क्योंकि रूल वहां के सेम होते हैं। इस पे प्रेफर, रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ हम टू का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जेरेंट लिखा हुआ है। जेरेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखी हुई है, तो इसको पैरेलल करने के लिए भी हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए। हम ना तो क्लाइंब लिख सकते हैं, ना क्लाइंब लिख सकते हैं, ना ही क्लाइंब लिखेंगे, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? क्लाइंबिंग। स्ट्रक्चर का रूल याद रखिएगा, प्रिंसिपल रूल याद रखिएगा, वो ये है कि अगर आप दो वर्ब लिख रहे हैं सेंटेंस में और उसमें आप पहले वाले के अकॉर्डिंगली दूसरा लिखेंगे। अगर आप पहला बेयर इंफिनिटिव यानी कि बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो दूसरा भी क्या होगा? बेयर इंफिनिटिव होगा। अगर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि जेरेंट लिख रहे हैं तो सेकंड वर्ब भी आपके पास क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जेरेंट ही होगा। और अगर आप इंफिनिटिव लिख रहे हैं मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो सेकंड वर्ब भी आपने बेटे कौन सा लिखना है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर यहां पर हमारे पास आईएनजी की जगह पर बेर इंफिनिटिव लिखा हुआ होता तो लाजमी तौर पर हम दूसरा भी बेर इंफिनिटिव लिखते। अगर जेरेंट होता तो जेरेंट लिखा हमने, इंफिनिटिव होता तो इंफिनिटिव लिखते। तो जब भी आपने पैरेलल करना है आपने याद रखना है जो वर्ब लिखा होगा उसको पैरेलल करने के लिए उसी तरह का दूसरा वर्ब आपने लिखना है। यहां पर हमारे पास वॉकिंग की वजह से करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? क्लाइंबिंग। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 53, ही डैश गॉन फर्दर अवे दिस टाइम। अब जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आएंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बातें याद रखनी है, कोई लंबी चौड़ी बातें है ही नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी में भी कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट इसी तरह होते हैं जिस तरह टेंसेस में होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपको 4 स्ट्रक्चर, सिर्फ 4 रूल्स याद रखने हैं। मैं शुरू से आपको चीख कर ये कह रहा हूं कि 4 रूल्स आप मॉडल ऑक्सिलरी के लिए याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस एक्टिव है या हमारा सेंटेंस पैसिव है। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब कैन, कुड, वुड, शुड, ऑट टू, मे और माइट और मस्ट भी। और इसके बाद अगर पैसिव वॉइस है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी फॉर्म लिखेंगे, और बी फॉर्म के साथ हमें लाजमी तौर पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा। कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर में हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी फॉर्म लिखते हैं, और बी फॉर्म के साथ कंटीन्यूअस बताने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखते हैं। परफेक्ट में हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बनाते हैं कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए है, आपने थर्ड फॉर्म लिखनी है। और अगर पैसिव होगा तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव बीन लिखना है, और हैव बीन के साथ आपने बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पैसिव स्ट्रक्चर। और इसके साथ आपने याद रखना है
कि कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, कुड। में प्रेजेंट फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, माइट। देखिए अगर आप एंट्री टेस्ट के लिए ये 4 रूल्स 4 स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं ना मॉडल ऑक्सिलरी के, तो बिलीव मी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी का स्ट्रक्चर आएगा तो आप आराम से उसको सोल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए ही डैश गोन, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि ये थर्ड फॉर्म किसके साथ अग्री करती है। थर्ड फॉर्म में के साथ अग्री नहीं करती। हम कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरी के साथ डायरेक्ट नहीं लिखी जाती। उसके बाद कुड के साथ भी अग्री नहीं करती, सेम वही रहेगा कि कुड बी के साथ लिखी जा सकती है, कुड हैव के साथ लिखी जा सकती है, कुड हैव बीन के साथ लिखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। वुड के साथ भी थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जा सकती, सेम कुड वाला रूल रहेगा, मे वाला रूल रहेगा। थर्ड फॉर्म है तो वो या तो बी के साथ लिखी जाएगी या हैव और हैव बीन के साथ लिखी जाएगी। तो वो एक ही ऑप्शन है हमारे पास और वो कौन सा है, चार्ली। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो यहां पे रहेगा वो रहेगा ही माइट हैव गॉन फर्दर अवे दिस टाइम। स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 4 रूल्स आपने याद रखने हैं, कोई लंबी चौड़ी बात मॉडल ऑक्सिलरी के लिए नहीं है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54 और 54 में है आई डैश लेफ्ट व्हेन आई हैड द चांस। अब हैड जैसे ही आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमने बात कौन से टाइम के लिए कर रहे हैं, पास्ट के लिए, तो हमें पास्ट के लिए करनी है। अब अगर हम पास्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर हम ये देखेंगे वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज की हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। अब हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किस किस के साथ यूज की जा सकती है, और नंबर 2 पास्ट में क्या है। अब जैसे देखें शेल पास्ट नहीं है, मे पास्ट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन यहां पर आ सकते ही नहीं है। ना तो शेल हैव आ सकता है ना मे हैव आ सकता है, थर्ड फॉर्म इनके साथ जरूर अग्री करती है। हम शेल हैव लेफ्ट लिख सकते हैं, हम मे हैव लेफ्ट लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम विल बी टाइम। हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, टाइम होगी कि हमें इसे प्रेजेंट में नहीं करना, हमें इसे पास्ट में करना है हैड की वजह से, तो इसलिए हम इसे शेल और मे के साथ करेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास है शुड हैव और माइट हैव। अब शुड हैव भी पास्ट के लिए हो सकता है, माइट हैव भी पास्ट के लिए हो सकता है, दोनों पॉसिबल आंसर बन सकते हैं। तो फिर हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन पर जाएंगे। सेंटेंस है आई डैश लेफ्ट व्हेन आई हैड द चांस। जब मुझे मौका मिला तो मुझे जाना चाहिए था, मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, मुझे वहां से रवाना हो जाना चाहिए था। तो जब चाहिए सजेशन आ जाए, रेकमेंडेशन आ जाए, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सजेशन और रेकमेंडेशन के लिए हम हमेशा हमेशा कौन सा वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, शुड यूज करेंगे। और अगर इस पे स्ट्रेस होता है तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मस्ट। तो यहां हम शुड हैव और माइट हैव में से करेक्ट ऑप्शन करेंगे अपना शुड हैव को, और माइट हैव हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। और आई डैश लेफ्ट व्हेन आई हैड द चांस को हम कंप्लीट करेंगे किसके साथ, शुड हैव के साथ। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 55 वी कैन फॉर्म अ ह्यूमन चेन ऑफ बर्लिनर्स अलोंग द वॉल व्हिच नो वन डेयर। अब देखिए बाकी सारा सेंटेंस अगर आप छोड़ देते हैं, बाकी सारा सेंटेंस हमारा कंसर्न नहीं है। असल में जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ इतना है, नो वन डेयर। असल हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्या है, नो वन डेयर। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस साल 99.9% चांसेस है कि आपको नीड या डेयर का क्वेश्चन दिया जाएगा, लाजमी तौर पर पेपर में दिया जाएगा। तो इसको एक दफा अच्छे तरीके से समझ लें। नीड और डेयर के मामले में देखें आपको कैसे समझना, इसको याद रखिएगा कि नीड और डेयर के मामले में आपने नीड के मामले में सबसे पहले ये देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। आप डेयर के लिए आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीड के लिए आपको यह देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है।
अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शंस बनेंगे। दो ऑप्शन ये बनेंगे कि नीड का वर्ड आपके सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा होगा, या नीड का वर्ड आपके सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं कर रहा होगा। या अग्री करेगा या अग्री नहीं करेगा। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखता हूं ही नीड, और मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूं ही नीड्स। अब पहले वाले सेंटेंस में नीड जो है वो ही के साथ अग्री नहीं करता, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन करना है, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर हमने एस का एडिशन नहीं करना, ही के साथ हमें एस का एडिशन करना होता है। तो इसलिए हम ही नीड नहीं लिख सकते, बल्कि हमें लाजमी तौर पर क्या लिखना है, ही नीड्स लिखना है। अब नीड ही के साथ अग्री नहीं करता और नीड ही के साथ अग्री करता है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में नीड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर अग्री नहीं कर रहा तो आपने बेयर इंफिनिटिव लिखना है, बेयर फॉर्म लिखनी है, जस्ट फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। यानी कि अगर इन दो सेंटेंसेस को मैं कंप्लीट करता हूं तो ये बनेगा ही नीड गो, और ये बनेगा ही नीड टू गो। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता ही नीड टू गो, क्योंकि वहां पर नीड अग्री नहीं करता। अगर अग्री नहीं करता तो हमने इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना है, बेस फॉर्म के साथ लिखना है, बेर इंफिनिटिव के साथ लिखना है, और अगर अग्री करता है तो फिर हम इसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये क्वेश्चन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं बनेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो क्वेश्चन इतना ऑब्वियस होगा। जैसे देखिए, अगर हम वहां पे लिखते हैं दे नीड, या हम लिखेंगे दे नीड, तो बात इतनी ऑब्वियस हो जाएगी कि वहां पर हमारे लिए आसानी बड़ी बन जाती है। अब नीड्स तो दे के साथ आ सकता ही नहीं है किसी सूरत भी, इसी तरह नीड ही के साथ नहीं आ सकता। तो हम यहां पर जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे या क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा तो याद रखिएगा ये सिंगुलर फॉर्म में आपको दिया जाएगा। जैसे यहां पर आपके पास कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको दिया हुआ है, नो वन के साथ दिया गया है, नो वन के साथ दिया हुआ है। तो अब डेयर का वर्ड नो वन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, अग्री नहीं करता। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं शी डेयर, मैं सेंटेंस को कुछ यूं, इस क्वेश्चन को कुछ यूं मोल्ड कर देता हूं, या मैं बोलता हूं शी डेयर्स। अब डेयर हो या डेयर्स हो, दोनों तरह से सेंटेंस हो सकता है। अब हम डेयर को देख रहे हैं कि वो शी के साथ अग्री नहीं करेगा, डेयर शी के साथ अग्री करेगा। जहां पर अग्री करेगा वहां पर हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और जहां पर अग्री नहीं करेगा वहां पर हम बेयर इंफिनिटिव लिखेंगे। तो दोनों में से हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी डेयर गो और शी डेयर्स टू गो। मैं इसको वाइस वर्सा नहीं कर सकता। तो हमने जब भी नीड का वर्ड पढ़ना है तो हमने सबसे पहले ये देखना कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमने ये देखना कि वो हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। अगर अग्री करता है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर अग्री नहीं करता तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और सेंटेंस में नीड की बजाय नीड नॉट का वर्ड आया है, तो फिर आपने याद रखना है नीड नॉट के साथ आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फिर आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसी सूरत भी लिखनी नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए नीड आप याद रखेंगे दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, या आप टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ डेफिनेटली ये सेंटेंस हमारे पास किस में चलेगा, पैसिव वॉइस में चलेगा। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, हम कहते हैं द चेयर नीड्स रिपेयरिंग, और हम बोलते हैं द चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड, द कार नीड्स वॉशिंग और द कार नीड्स टू बी वॉश्ड। जब भी आप ऑब्जेक्ट के लिए बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए या तो आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी होगी या आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना होगा नीड के लिए। अच्छा, जब डेयर की बात करेंगे ना तो डेयर वाले मामले में हमें थोड़ी सी आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि डेयर वाले मामले में ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस होता ही नहीं है, सेंटेंस होता ही सिर्फ सब्जेक्ट के साथ है। और यहां पर भी वही सिलसिला चलेगा कि अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और आपका डेयर का वर्ड सेंटेंस के साथ अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर डेयर का वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है तो बिल्कुल नीड की तरह आप इसके साथ लिखेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म,
और अगर अग्री नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट में है, तो फिर आपने लाजमी तौर पर इसको सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लिखना है, बेयर इंफिनिटिव के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना है। फिर आपने इसके साथ टू का एडिशन नहीं करना है, जिस तरह नीड का रूल है। अब यहां पर देखेंगे सेंटेंस में लिखा हुआ है नो वन डेयर। अगर डेयर लिखा हुआ होता तो नो वन के साथ अग्री करता, लेकिन डेयर लिखा हुआ इसका मतलब वो नो वन के साथ अग्री नहीं करता। तो जब अग्री नहीं करता तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, बेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। टू ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक्स नहीं हो सकता, ब्रोक नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ब्रेक। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है। अगर आपके सेंटेंस में नीड आ गया, डेयर आ गया, तो आपने वो देखना है कि वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। अग्री करेगा तो आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, अग्री नहीं करेगा तो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ऑब्जेक्ट की सूरत में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है, या जेरेंट लिखना है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है। आपने थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि आपने बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी है, जेरेंट लिखनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया, आपने आईएनजी फॉर्म लिखनी है। जब भी आपने जेरेंट लिखना है, आपने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए। डेयर की मजेदारी ये है कि डेयर के साथ सेंटेंस किससे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। लेकिन जिस तरह नीड नॉट होता है, इसी तरह याद रखिएगा डेयर नॉट भी होता है। और जब आप डेयर नॉट लिखेंगे तो उसके साथ आपने लाजमी तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपने इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना। तो ये पूरी बात है नीड और डेयर के लिए जो आपको याद रखनी है। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस पे अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है 99.99% कि इस दफा आपके पेपर में डेयर या नीड का क्वेश्चन मौजूद जरूर होगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 56 में हम जैसे ही इफ को पढ़ते हैं तो हमें फौरन से समझ में आ जाती है कि हम वर्ब के कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं। हम वर्ब के कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमने पढ़े थे 6 स्ट्रक्चर। हमने कहा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो दोनों क्लॉजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगर फ्यूचर कंडीशन होगी तो हम पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। कि पास्ट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट होगा, लेट पास्ट होगा, तो हम पास्ट परफेक्ट के साथ, हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर हमने मिक्स्ड 1 पढ़ी थी और मिक्स्ड 2 कंडीशन पढ़ी। तो हमने 6 कंडीशन पढ़ रखी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंडीशनल के बारे में। तो यहां पर जो सेंटेंस है ना वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह है कि हम जैसे ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स हैड का वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हेड का वर्ड आते ही हम जो टेंस हमारे जहन में आ जाता है, फौरन से पहले जो हमारा जहन उसको एसोसिएट कर देता है, वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपने हैज, हैव, हैड सेंटेंस में पढ़ना है तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी देखनी है। जब तक आप फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं देखेंगे तब तक आपने अपने टेंस का फैसला नहीं करना। आप जैसे देखें, अगर इस सेंटेंस में आप हैड को पास्ट परफेक्ट मानते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा इसको ऑलरेडी, अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट माना तो आपने डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा किया होगा, आपने करेक्ट ऑप्शन किया होगा वुड हैव हेल्प्ड द डिस्ट्रेस्ड पीपल। अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट माना, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है नहीं। पास्ट परफेक्ट हैड तब होगा जब इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। जैसे देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूं सेंटेंस में सिर्फ हैज लिखा हुआ है, वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी हुई, अगर थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हैव लिखा होगा तो डेफिनेटली वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हैड लिखा हुआ है, सिर्फ हैड लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। लेकिन अगर इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, मैं यहां पे भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, मैं यहां पर भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं और मैं इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लिख देता हूं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तीनों टेंसेस लिखे हैं कौन से, परफेक्ट के। मैंने तीनों टेंसेस कौन से लिखे हैं, परफेक्ट के। लेकिन अगर मैं फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखता, अभी हम जिन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं वो सेंटेंसेस है जिनमें फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखा गया होता। अगर मैं आपसे पूछता हूं सिर्फ हैज है,
और अब ये कौन सा टेंस है, तो आपने याद रखना है ये सिंपल प्रेजेंट होगा, ये परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटे सिर्फ हैव लिखा हुआ है, साथ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी होगी, थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो परफेक्ट रहेगा, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, अगेन हम इसे बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। और अगर सेंटेंस में सिर्फ हैड लिखा हुआ है तो हैड को कतई तौर पर ध्यान में ना लाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट होगा, परफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। आप इसे परफेक्ट मानेंगे तो गलती होगी। अब जरा कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे सेंटेंस में लिखा हुआ है हैज, सेंटेंस में लिखा हुआ है हैज हैव, या सेंटेंस में लिखा हुआ है हैव, ये मैं बार बार आपको बात समझाता आ रहा हूं क्योंकि पेपर में गलती करवा ली जाती बच्चे से जबरदस्ती इसके ऊपर। अब देखिए मैंने 4 कॉम्बिनेशन जो लिखे ना, बल्कि अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन और भी लिख दूं, हैड हैव लिख दूं और हैड हैव लिख दूं, अब ये जितने 6 के 6 स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं ना, ये ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म। अब हैज के साथ हमें कंप्लीमेंट में थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज फर्स्ट फॉर्म है, हैज के साथ हैव नहीं आ सकता, हैव के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हैड हैज नहीं आ सकता, हैड हैव नहीं आ सकता। ये 6 के 6 स्ट्रक्चर इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में एग्जिस्ट करेंगे तो आप हैव के साथ क्या लिखेंगे, हैड, या आप बेटे हैड के साथ क्या लिखेंगे, हैड। और यहां पर भी आपने याद रखना है, जब आप हैव हैड लिख रहे हैं तो आप कौन सा टेंस लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और जब आप हैड हैड लिख रहे हैं तो आपने याद रखना है आप कौन सा टेंस लिख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। जब तक आप अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपना करेक्ट स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं बना सकते। अगर आपने जैसे यहां पर देखें हैड लिखा हुआ है तो ये कतई तौर पर पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट होता। अब अगर सिर्फ यहां पर हैड लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ हैड की वजह से ये सिंपल पास्ट रहेगा, और इसके सिंपल पास्ट रहने की वजह से हम इसकी सेकंड क्लॉज को किस में लिखेंगे, हम इसकी सेकंड क्लॉज को लिखेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो विल तो किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। और वुड हैव बीन तो नहीं हो सकता, पैसिव हमें स्ट्रक्चर चाहिए नहीं है। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो हम वुड हैव हेल्प्ड करते, हैव हेल्प्ड भी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर भी सेंटेंस में हैज हैव हैड लिखा हो तो आपने ये देखना है कि साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई है तो परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस चलेगा। हैज हैव के साथ सिंपल प्रेजेंट चलेगा और हैड के साथ क्या चलेगा, सिंपल पास्ट। हैव हैड के साथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा और हैड हैड के साथ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। उसके बाद है क्वेश्चन 57, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। अब यहां पर दो बातें क्या हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेशन में आ गया, नंबर 1। दूसरी बात, सेंटेंस में हैड लिखा हुआ है, वही बात जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। अब यहां पर जो हैड लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लिखी हुई, हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड। अब ये जो सेंटेंस हैड से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट परफेक्ट होता। अभी सिर्फ हैड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये सिंपल पास्ट इंडेफिनेट है। और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे लाजमी तौर पर क्या लिखना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि आप इस वुड को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। किसके साथ, माइट के साथ कर सकते हैं, कुड के साथ कर सकते हैं, शुड के साथ कर सकते हैं, मस्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो किसके साथ नहीं कर सकते, आप इसको कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे मे के साथ, या कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे कैन के साथ, क्योंकि वो प्रेजेंट के होते हैं। तो यहां पर हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड होगा, तो आई फ्लू इन द स्काई तो नहीं हो सकता, सिंपल पास्ट नहीं आएगा। आई फ्लाई इन द स्काई प्रेजेंट नहीं आ सकता। प्रॉब्लम था हमारे पास वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तो चूंकि सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, सिर्फ हैड लिखा हुआ है, तो हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा होगा, याद रखिएगा। और ये कुड और वुड वाली बात भी याद रखिएगा। जैसे अगर इन दोनों ऑप्शन में आप देखेंगे
तो डेल्टा में लिखा हुआ है वुड और बीटा में लिखा हुआ है कुड। और आप जिंदगी में जब से पढ़ रहे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ एक ही वर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ जोड़ा हुआ होता है, और वो कौन सा वर्ड होता है? वुड। आपका जहन आपको ये मजबूर करेगा इस बात पे कि जी वुड के साथ कंडीशनल सेंटेंस होता है तो आपको वुड हैव लिखना है, लेकिन यहां पर हमें वुड हैव चाहिए नहीं है क्योंकि पहले पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन पे कौन सा करेंगे? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 58, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ। तो आप देखें इफ क्लॉज को बाद में लिख दिया गया और पहले क्या लिखा हुआ है? वुड हैव हैपेंड। वुड हैव हैपेंड का मतलब क्या है कि वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हमें इफ क्लॉज में कौन सा टेंस चाहिए होगा? पास्ट परफेक्ट चाहिए होगा। सिंपल सी बात है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन दुआ कीजिएगा आपके पेपर में आए, दुआ कीजिएगा क्यों पेपर में आए, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे दोनों में से कौन सा टेंस ठीक करना है। जैसे यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि हमने इफ कंडीशन पास्ट परफेक्ट में लिखनी है। अगर इफ कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होती, तो फिर हमें सेकंड क्लॉज किस में लिखनी होती? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर द ब्रिज इज ब्रोकन नहीं हो सकता, द ब्रिज हैड ब्रोकन नहीं हो सकता। उसके बाद द ब्रिज हैड बीन ब्रोकन या द ब्रिज वुड हैव बीन ब्रोकन। अब वुड हैव बीन ब्रोकन तो नहीं हो सकता, तो हम इसे किसके साथ करेंगे? द ब्रिज हैड बीन ब्रोकन। आप देखिए मैंने ब्रिज हैड ब्रोकन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर एक और बात भी साथ चल रही है पैरेलल में कि अगर मैं ब्रिज हैड ब्रोकन करूंगा तो मैं देखूंगा कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमेशा किस में होता है? पैसिव में। हम उसको एक्टिव में नहीं लिख सकते, इसलिए मैं हैड की जगह पर क्या लिखूंगा? हैड बीन ब्रोकन। मुझे पास्ट परफेक्ट चाहिए और पास्ट परफेक्ट के साथ साथ मुझे पैसिव वॉइस भी चाहिए, क्योंकि मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 59, मोर देन 100 ट्रीज वर। अब यहां पे देखें आपके पास वर्ब होते हैं दो। एक वर्ब आपके पास होता है फॉल और उसकी सेकंड फॉर्म आपके पास होती है फेल और थर्ड फॉर्म आपके पास होती है फॉलन। ठीक है, किसी चीज का कम होना, किसी चीज का नीचे आना, हम किसी चीज का गिरना, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फॉल, फेल और फॉलन। और सेकंड वर्ब आपके पास होता है फेल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आपके पास होती है फेल्ड और थर्ड फॉर्म बेटे आपके पास होती है फेल्ड। ठीक है, यहां पे ये फेल, फेल्ड और फेल्ड का मतलब होता है किसी चीज का कट के नीचे गिरना, किसी चीज का टूट के नीचे गिरना। और खास तौर पर ये वर्ड बोला जाता है, याद रखिएगा किसके लिए? ट्रीज के लिए। जब भी आप ट्रीज को काट के फेंकते हैं, तोड़ के नीचे फेंकते हैं, तो आप उसके लिए फाल, फेल या फालन का वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि उनका मतलब हमारे पास क्या होता है? किसी चीज का कम होना, किसी चीज का नीचे आना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कीमतें नीचे आ गई हैं जी, उसकी गुडविल नीचे आ गई है जी, उसकी नेटवर्थ नीचे आ गई है, उससे कोई चीज गिर गई है। लेकिन किसी चीज का काट कर और खास तौर पे दरख्त का काट कर नीचे गिरना, हम उसके लिए फर्स्ट फॉर्म के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फेल। सेकंड वर्ब के लिए हम सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे? फेल्ड। और थर्ड के लिए भी क्या यूज करेंगे? फेल्ड। तो यहां पर है मोर देन 100 ट्रीज वर। अब जहां पर वर लिखा हुआ है तो सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि ट्रीज के साथ चल रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, तो यहां पर हमें वर के साथ चाहिए थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म फालन नहीं होगा, फेल और फॉल नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? फेल्ड। तो ये याद रखिएगा कि फेल और फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है दरख्त का कट कर नीचे गिरना, कट कर नीचे गिराना। आप इसको पैसिव सेंस में लिखेंगे, ट्रीज के लिए लिखेंगे। यहां पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? फेल्ड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 60, ही वाज रिपीटेडली किक्ड एंड पंच्ड एज ही डैश ऑन द ग्राउंड। अब यहां पर भी आपके पास दो वर्ब्स हैं, बल्कि तीन वर्ब है। एक तो बड़ा सिंपल सा वर्ब है लाई, सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म भी होती है लाइड। इसका मतलब आपके पास होता है झूठ बोलना। इस लाइड का मतलब, लाई का मतलब आपके पास क्या होता है? झूठ बोलना। ठीक है, फिर आपके पास वर्ड होता है लाई, इसकी सेकंड फॉर्म आपके पास होती है ले और इसकी थर्ड फॉर्म आपके पास होती है लेन। इसका मतलब होता है दो। एक तो इसका मतलब होता है लेटना और दूसरा इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का पड़े हुए होना, किसी चीज का पड़े हुए होना। कोई चीज पड़ी हुई हो
तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाई, ले और लेन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम टेंस के अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। और फिर थर्ड वर्ब आपके पास होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकेंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म भी आपके पास क्या होती है, लेड। यहां पर इसके दो मीनिंग होते हैं। हम इसे यूज करते हैं मुर्गी के अंडे देने के लिए, अंडे देना, और दूसरा हमारे पास होता है किसी चीज को किसी जगह पर रखना, किसी चीज को किसी जगह पर रखना, ठीक है, किसी चीज को किसी जगह पर रखना। मैं थोड़ा सा फर्क आपको बता देता हूं, किसी चीज को किसी जगह पर रखना। ऐसा फर्क है कि आप इसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब और आप इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इस बहस में, इस बात में चले जाएंगे ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वैसे तो बड़ा आसान है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता वो इंट्रांजिटिव है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। मैं आपको आसान तरीन फार्मूला बता देता हूं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं, अगर सेंटेंस में क्या मौजूद है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं, जो चीज है वो जो चीज रखी जा रही है वो भी मौजूद है और चीज रखने वाला भी मौजूद है। जैसे मैं कहता हूं मैंने किताब वहां पर रखी, मैंने ये माइक यहां पे रखा, मैंने ये मोबाइल यहां पे रखा, मैंने ये कीबोर्ड यहां पे रखा, मैंने ये अपने इक्विपमेंट यहां पे रखा। जब भी आप इस तरह का वर्ड बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन और विक्टिम दोनों होंगे तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा और आपने फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज करना है ले, सेकंड फॉर्म के लिए यूज करना है लेड और थर्ड फॉर्म के लिए आपने यूज करना है लेड। तो लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट मौजूद है या सिर्फ ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर सब्जेक्ट मौजूद होगा ना वो लेटने के लिए होगा, और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा उसका मतलब, जैसे देखिए मैं दो तरह, मैं कहता हूं ये माइक यहां पे पड़ा हुआ है और मैं कहता हूं माइक मैंने यहां पे रखा, हम कहते हैं कि वो लेटा हुआ है। अब जब वो लेटा हुआ है तो इसका मतलब है सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट मौजूद है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो पहली बात तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है या सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मौजूद है। जैसे अगर हम यहां पे देखेंगे ही, अब ही सेंटेंस में क्या मौजूद है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो कर क्या रहा है, ही डैश ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर लेट गया। अब लेटने का, लेट का क्यों, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो लाजमी तौर पर सेकंड पार्ट भी किस में चलेगा, पास्ट में चलेगा और लेटने के लिए चलेगा। तो लेटने के लिए जो हम पास्ट का वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है बेटे, ले। हम लाइज नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रेजेंट होता है, हम लेज नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी प्रेजेंट है और सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट चूंकि पास्ट में तो हमें पास्ट में रहना है। लेड कहीं पर भी वो नहीं होगा, ना तो वो अंडे दे रहा है और ना ही वो कोई चीज किसी दूसरी जगह पे रख रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बेटे कौन सा होगा, ले होगा। ये पास्ट फॉर्म होगी और पास्ट फॉर्म किसकी होगी, लेटने के लिए। जब भी इनमें से कोई वर्ड आपके सामने आए तो आपने याद रखना है, एक तो इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अरेंजमेंट याद रखनी है। दूसरा आपने ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं या सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। और तीसरी ट्रांसलेशन याद रखिएगा, सब्जेक्ट होगा तो वो लेटने के लिए होगा या कोई चीज पड़ी हुई होने के लिए होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अंडे देने के लिए या कोई चीज उठाकर किसी जगह पर रखने के लिए तो फिर हम ले, लेड और लेड यूज करेंगे। तो पूरी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 61 पे। वन ऑफ माई विजडम टीथ रियली हर्ट सो आई वेंट टू द डेंटिस्ट। आई वेंट टू द डेंटिस्ट टू हैव इट। अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है, आपने हैज, हैव और हैड को अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा। हमने कहा हैज, हैव और हैड जो होगा, अगर ये परफेक्ट टेंसेस में यूज हो रहा होगा तो डेफिनेटली इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अनयूजुअली क्या होता है कि अगर इनके साथ, इनके दरमियान वर्ब से पहले कुछ ना कुछ आ जाता है, अगर इनसे पहले, इनके बाद वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई ह्यूमन बीइंग आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। ह्यूमन बीइंग के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे देखें यहां पर है टू हैव इट और हैव के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट। अब इट मतलब इट किसके लिए लिखा हुआ है, So I went to the dentist to have it। हम किसकी बात हो रही है, वन ऑफ माई विजडम टूथ की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर एक टूथ की बात कर रहे हैं, विजडम टूथ की बात कर रहे हैं।
तो हम इसका मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव हैड के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा? टू हैव इट रिमूव्ड। आप रिमूव नहीं लिखेंगे, टू बी रिमूव्ड नहीं लिखेंगे, रिमूविंग नहीं लिखेंगे। टू बी रिमूव्ड इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव स्ट्रक्चर में चला जाएगा, तो आपको टू बी रिमूव्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो टू हैव इट रिमूव्ड आएगा। अगर हैज हैव हैड के फौरन बाद वर्ब आ जाए तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वो परफेक्ट टेंसेस होंगे। लेकिन हैज हैव हैड के बाद और वर्ब की फॉर्म से पहले दरमियान में कुछ आ जाए तो आपने ये देखना है कि दरमियान में क्या आ रहा है। अगर दरमियान में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ह्यूमन बीइंग आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। नन ऑफ द वाटर फ्रॉम लेक पॉवल इज यूज्ड डैश द एरिया। देखें मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको 12 दफा ये बताया कि यूज्ड टू के साथ आपको 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। और यूज्ड टू के साथ 4 स्ट्रक्चर कैसे याद रखने हैं? आपको याद रखना है कि आपके सेंटेंस, आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और सेंटेंस में यूज्ड टू आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। वी यूज टू गो देयर, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यूज टू से पहले बी फॉर्म आ रही है, और बी फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं, बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है? बी फॉर्म का मतलब होता है इज एम आर। बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है? वाज वर। और बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? बीन और बीन। अगर बी फॉर्म आ रही है और फिर यूज्ड टू आ रहा है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लिखना है। आप लिखेंगे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आप लिखेंगे ही वाज या ही इज तो आप बोलेंगे ही वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, यूज्ड टू से पहले बी फॉर्म आ गई तो फिर आपने याद रखना है, आपने उसके साथ आईएनजी लिखना है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यूज टू से पहले सेंटेंस में गेट और गॉट आ रहा है तो आपने याद रखना है, आपने यूज टू के बाद यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म की बजाय क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म लिखनी है। आपने क्या लिखना है? he got used to। तो जब आपने got used to लिख दिया तो फिर आप he got used to smoke नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे he got used to smoking। इसी तरह अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि आप डूअर ऑफ एक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, किसी ना किसी चीज से स्टार्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो यहां पर आपने याद रखना है बी फॉर्म लाजमी आनी ही आनी है। सब्जेक्ट में तो ये होगा ना कि बी फॉर्म हो भी सकती है और बी फॉर्म नहीं भी हो सकती, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो बी फॉर्म आनी आनी है क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, बी फॉर्म के बगैर आप उसे लिख ही नहीं सकते। अगर ऑब्जेक्ट है तो बी फॉर्म आनी आनी है और यूज टू के बाद आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं आयोडीन वाज यूज्ड टू, तो हम आयोडीन वाज यूज्ड टू किलिंग द जर्म्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आयोडीन वाज यूज्ड टू किल द जर्म्स। जब भी आप ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, डूअर ऑफ एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो आपने बी फॉर्म लाजमी लिखनी है। इस सेंटेंस को मैं कतई तौर पर इस तरह लिख सकता, आयोडीन यूज्ड टू किल द जर्म। सब्जेक्ट होता तो हम उसको बी फॉर्म के बगैर लिख सकते थे। अब जरा क्वेश्चन पे वापस आइएगा। नन ऑफ द वाटर फ्रॉम लेक पॉवल, तो असल में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की, जो कि सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकली वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होता तो वो क्या होता? कोई डूअर ऑफ एक्शन होता, कोई पर्सन होता। अब ये पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर पे रहना है। ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर में तो पहली बार अल्फा में अगर आप देखेंगे तो टू इरिगेटिंग लिखा हुआ है, हम टू इरिगेटिंग लिखते नहीं है। इरिगेट किसके साथ होगा? इरिगेट हो तो सकता है, लेकिन इरिगेट में बीटा में हमें यहां पर इसे मुकम्मल करने के लिए प्रेपोजिशन भी तो चाहिए, बीटा में प्रेपोजिशन नहीं लिखी हुई, और टू इरिगेट्स तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ऑब्जेक्ट होगा, बी फॉर्म आनी है, और बी फॉर्म में यूज टू के साथ आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा? चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन 63। दे वर मेड। मेड के साथ हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं,
हमने कहा अगर सेंटेंस में मेक और मेड होगा कॉजेटिव वर्ब में, जिसका मतलब होता है किसी से काम करवाना। मैंने अपनी बहन से अपने कपड़े धुलवाए, ठीक है। तो जब भी आप मेक और मेड लिखेंगे तो आपने दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं। मेक और मेड के साथ आपने हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे अभी मैंने बोला मैंने अपनी बहन से कपड़े धुलवाए, तो मैं बोलूंगा आई मेड माई सिस्टर वॉश माई क्लोथ्स। मैं टू वॉश या वॉशिंग नहीं लिखूंगा या वॉश नहीं लिखूंगा, मुझे फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए, और बी फॉर्म का मतलब अगेन वही है कि बी फॉर्म का मतलब क्या है? इज, एम, आर। बी फॉर्म का मतलब क्या है? वाज, वर, बीन और बीइंग। अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, फिर आपने क्या लिखना है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला कि मैंने अपनी बहन से कपड़े धुलवाए, लेकिन मैं अगर बोलूं कि मुझसे कपड़े धुलवाएंगे तो मैं बोलूंगा आई वाज मेड। अब जब मैंने आई वाज मेड बोल दिया ना, मेड से पहले बी फॉर्म लिख दिया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? आई वाज मेड टू वॉश द क्लोथ। मुझसे क्या किया गया? कपड़े धुलवाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दे वर मेड। अब वर से पहले क्या लिखा हुआ है? वर। मेड से पहले क्या लिखा हुआ है? मर, वर। इसका मतलब क्या है कि बी फॉर्म आ गई। बी फॉर्म आने का मतलब क्या है कि हमने मेड के बाद कौन सी फॉर्म लिखनी है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ऑब्वियस बात है, स्टैंड नहीं हो सकता, टू स्टैंडिंग नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा? डेल्टा। मेक और मेड के साथ दो फॉर्म आपको याद रखनी है, दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर इनसे पहले बी फॉर्म आ गया तो फिर आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 64, ही डिवोटेड हिमसेल्फ। अब हमने जब जेरेंड और इंफिनिटिव हम पढ़ते हैं, हम जेरेंड और इंफिनिटिव जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक रूल पढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के आ जाए। वैसे तो हम हमारे पास क्या होता है कि जहां पर भी टू आ जाता है हमने टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, जिसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह के हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जैसे देखें हमारे पास है एडिक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, कमिट टू, अवर्स टू, डिवोट टू, फॉल टू, टेक टू, अकस्टम टू, विद द व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। और अभी हमने पढ़ा, हमने कहा कि अगर यूज टू से पहले बी फॉर्म होगी तो हमने यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखनी है। इस स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर लीजिएगा इसमें। अब ये जितने स्ट्रक्चर है ना, इनके बाद आपने याद रखना है आपने हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो एक तो आपने इनके साथ प्रेपोजिशन टू यूज करना है और दूसरा आपने इनके साथ आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो डिवोटेड के साथ हमें क्या लिखना होगा? टू, और टू के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी बेटे? आईएनजी फॉर्म। रूल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो वर्ड्स हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि टू के बाद कौन सी फॉर्म लिखते हैं? हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पे टू राइट नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता, राइटिंग नहीं हो सकता। अगर हम राइटिंग लिख देंगे तो सिर्फ हमारा प्रेपोजिशन मिसिंग होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा? बीटा। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग। तो ये वर्ड आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेने हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ही बिहेव्ड एज इफ। जहां पर भी सेंटेंस में एज इफ आ जाए तो देखें आपको क्या बताया गया है, एज इफ के रूल को समझ लें। जहां पर भी एज इफ आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अनरियल और वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी कंडीशन। जब हम अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हमने एज इफ के बाद स्टेट ऑफ बीइंग के लिए लाजमी तौर पर कौन सा वर्ब लिखना है? वर लिखना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। तो हमने वर लिखना है। उसके बाद अगर सेंटेंस में एज इफ आ गया और सेकंड वाले में कोई एक्शन हुआ तो फिर हमने ये देखना है कि एज इफ से पहले कौन सा टेंस लिखा हुआ है। अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा हुआ होगा ना तो फिर आपने याद रखना है इसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, और अगर इसके पहले पास्ट लिखा हुआ है तो फिर आपने इसके बाद क्या लिखना है? पास्ट परफेक्ट लिखना है। ये आपने अरेंजमेंट याद रखनी है। अगर एज इफ का वर्ड आ जाए और स्टेट ऑफ बीइंग हो तो आप वर लिखेंगे। अगर एज इफ आ जाए तो आप उससे पहले वाला टेंस लिखेंगे। अगर उससे पहले वाले टेंस में प्रेजेंट हुआ
तो आप पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे, अगर उससे पहले वाली क्लॉज में पास्ट हुआ तो आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, बिहेव्ड। अब बिहेव्ड क्या है, पास्ट है। पास्ट है तो हैपन तो आप किसी सूरत नहीं लिख सकते, हैज हैपेंड आप नहीं लिख सकते, टू हैपन वैसे यहां पर किसी तरह से नहीं लिखा जा सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, हैड हैपेंड होगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, फर्ज करें सपोज हमने कहा कि अगर पहले पास्ट होगा तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, और अगर पहले प्रेजेंट होगा तो फिर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर पहले पास्ट लिखा हुआ है तो बाद में पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, हमने चार्ली को करेक्ट कर दिया। लेकिन इन केस अगर हैड हैपेंड ना लिखा हुआ होता तो फिर आपको याद रखना है, फिर हम किस पे चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे चले जाएंगे। अगर हैड हैपेंड ना लिखा हुआ होता तो लाजमी तौर पर सेंटेंस में कौन सी ऑप्शन होती, हैपेंड की ऑप्शन होती। अगर पास्ट परफेक्ट नहीं होगा तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे। तो दोनों में से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में से हमें चूज करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे लिए क्या होगा बेटे, चार्ली। उसके बाद है 66, इन फ्यूचर फेमस सिंगर। अब फेमस सिंगर, अब ये तो आसान ही होगी बड़ी बात, जब फ्यूचर की बात हो रही है तो डेफिनेटली जैसे ही फ्यूचर का वर्ड हम पढ़ते हैं तो फ्यूचर का मतलब क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं तो आर इनवाइटेड तो नहीं हो सकता, वर इनवाइटेड या हैज बीन इनवाइटेड नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, विल बी इनवाइटेड। इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हमने बोल ही इन फ्यूचर दिया तो हम बात ही फ्यूचर की कर रहे हैं तो टेंस भी फ्यूचर ही लिखेंगे। उसके बाद है 67, द रूफ मे हैव बीन लीकिंग फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स बट यू डोंट have to worry about it any longer, it dash now। अब now आ गया तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, हमने कंटीन्यूअस लिखना है प्रेजेंट का एक बार, और दूसरी बात हमने ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव। अब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट होने का मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। और जब भी हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है हम उसे किसके साथ लिखते हैं, किस स्ट्रक्चर में लिखते हैं, पैसिव में। तो हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए जो ना तो वाज रिपेयर्ड होता है, ना ही इज रिपेयरिंग होता है, ना हैज रिपेयर्ड होता है, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इज बीइंग रिपेयर्ड। जब भी आप टेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन टेंसेस के लिए कर रहे हो तो आपको बड़ा मुहतात रहना है कि आपका सेंटेंस एक्टिव होगा या आपका सेंटेंस पैसिव होगा। तो यहाँ पे इट इज रिपेयरिंग नाउ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इट इज बीइंग रिपेयर्ड नाउ। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 68, ही इज डेकोरेटिंग द हाउस विद अ व्यू। अभी हम वर्ड पढ़कर आए जिनमें हमने कहा कि हमें टू का प्रेपोजिशन के बाद जस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अभी हमने वर्ड पढ़े थे और ये वर्ड कौन से थे, अडिक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, कमिट टू, अवर्स टू, डिवोट टू, फॉल टू, टेक टू, अकस्टम टू, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। अगर ये वर्ड याद नहीं करेंगे तो ये रूल गलत करेंगे, ये क्वेश्चन गलत करेंगे, नंबर गवाएंगे, और नंबर गवाएंगे तो मतलब कामयाबी से दफा दूर हो जाएंगे। तो यहां पर विद द व्यू टू के साथ हमें लिखना है टू सेलिंग। सेल नहीं हो सकता, सेल्स नहीं होगा, टू सेल नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, टू सेलिंग। उसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन 69, मैनी पीपल विद डिमेंशिया वुड रादर वाला तो काम ही बड़ा आसान हो गया कि अगर हमारे पास सेंटेंस में वुड रादर हो, ये भी हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अगर सेंटेंस में वुड रादर हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, लेकिन अगर वुड रादर के साथ डैट लिखा हुआ हो और यहां वुड रादर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ हो तो इन तीनों केसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। और यही बात फर्स्ट फॉर्म वाली हमारे पास किसके साथ है, हैड बेटर के साथ। हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। वुड रादर के साथ कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड रादर के साथ डैट या प्रोनाउन आ गया तो डैट और प्रोनाउन के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। यहां पे वुड रादर लिखा हुआ है, वुड रादर के बाद डायरेक्टली वर्ब आ रहा है, दरमियान में डैट और कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, विच इज रिमेन। ना तो रिमेन्स होगा, ना रिमेनिंग होगा, ना रिमेन्ड होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, रिमेन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 70, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वाज। जैसे ही हमने वाज पढ़ लिया तो हमें पता चल गया कि बात कौन से टाइम में हो रही है, पास्ट में।
was nervous because he dash before। अब ये बिफोर के वर्ड को पल्ले बांध लीजिएगा, आप दो वर्ड याद रखिएगा। देखें अगर पास्ट की बात हो रही है तो दो वर्ड को याद रखिएगा, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर के बाद आपने हमेशा कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट परफेक्ट, और आपने बिफोर से पहले कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर और बिफोर जब पास्ट के लिए बोला जा रहा होता है तो इनका मतलब होता है ये लेट पास्ट की बात हो रही है। जैसे देखें हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम लाइन पे अपने टाइम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रेजेंट होता है, आने वाला टाइम फ्यूचर होता है, जो गुजर गया होता है वो पास्ट होता है। जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हम अपने पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक हमारे पास होता है नियर पास्ट और एक हमारे पास होता है फार पास्ट। जैसे आपको याद होगा 9th 10th क्लास में 8th क्लास में आप एक तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते थे, हम कहा करते थे, वो हमारे जमाने में तो खैर थोड़ी पुरानी सी बात हो जाएगी, हमारे जमाने में क्या होता था, वो येलो कलर की ग्रामर थी, और येलो कलर की ग्रामर में क्या लिखा हुआ होता था कि हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, हमारे घर आने से पहले माँ जी खाना बना चुकी थी, हमारे स्कूल आने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। जब आप दो एक्शन पास्ट के बारे में बोलेंगे ना तो नियर पास्ट को आपने हमेशा किस में लिखना होता है, पास्ट इंडेफिनेट में, और फार पास्ट को बेटे आपने हमेशा किस में लिखना होता है, पास्ट परफेक्ट में। और ये फार पास्ट टाइम मेंशन करेंगे कौन से वर्ड, आफ्टर और बिफोर। तो आफ्टर और बिफोर के लिए आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लिखना और बिफोर से पहले, तो यहां पर हमें हैजंट फ्लोन नहीं आएगा, डिडंट फ्लाई नहीं आएगा, वाजंट फ्लाइंग नहीं आएगा, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हैडंट फ्लोन। वो नर्वस था क्योंकि उसने उससे पहले कभी भी जहाज की सवारी नहीं की थी। अब यहां पर आप याद रखेंगे क्योंकि हम लेट पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में दो एक्शन की बात हो रही है, तो पहले वाले एक्शन को हम लेट पास्ट में लिखेंगे, और लेट पास्ट में लिखने का मतलब क्या है कि हम उसे किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 71, और 71 जो क्वेश्चंस हैं ये हैं स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर का मतलब ये होता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। एक ही सेंटेंस में चार वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया होता है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, और हमने चारों ऑप्शन को ये चूज करना होता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन गलती कहां पर है। यहां पर हमने करेक्शन नहीं ढूंढनी, यहां पर हमने गलती ढूंढनी है, एरर स्पॉट करना हमने। जैसे देखिए द स्टूडेंट्स, अब द स्टूडेंट में किसी तरह का एरर नहीं है तो यहां पर कोई परेशानी नहीं है। कुड नॉट बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ अग्री करता है, कुड सेकंड फॉर्म है, नॉट लिखा होता है, इसमें कोई गलती हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन हम जैसे ही अंडरस्टूड पे आते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार कुड नॉट के साथ तो सेकंड या थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी फॉर्म लिखी हुई है तो फिर कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। अब कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू के साथ आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन अगर पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब आप बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आप कुड नॉट के साथ डायरेक्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहां पे कुड नॉट अंडरस्टैंड होना चाहिए था, कुड नॉट अंडरस्टूड नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी अजीब सी होगी। देखिए समटाइम्स पेपर में इतनी आसान गलती आ जाती है, इतना आसान एरर आ जाता है, इतना आसान पॉइंट आ जाता है कि पेपर में बैठा हुआ स्टूडेंट ये सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इतना कोई आसान हो, और वो इसी कश्मकश में अपना क्वेश्चन क्या करता है, गलत करता है। छोटे छोटे ऐसी छोटे छोटे से रूल, जैसे देखिए आपके पास एक सेंटेंस रहता है, आपने पढ़ा रबर टायर अपॉन व्हिच, जैसे मैं आपको पूरा सेंटेंस छोड़ के सिर्फ मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं जो पास पेपर में आया। पेपर में क्वेश्चन आया हेड स्विंग। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे ही आप हेड स्विंग पढ़ेंगे आप फौरन आपका दिमाग लाइट की रफ्तार से तेज भी चलना शुरू कर देगा कि यार हेड के साथ स्विंग तो हो नहीं सकता, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो स्वैंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ना स्विंग होगा ना स्वैंग होगा, बल्कि क्या होगा, स्वांग। तो करेक्ट ऑप्शन स्विंग नहीं होगा, बल्कि स्विंग की जगह पर क्या होना चाहिए, स्वांग। अब ये मामूली सा थर्ड फोर्थ क्लास में आजकल ये बात पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एंट्री टेस्ट में जाते हैं और आप इतना आसान क्वेश्चन अपने सामने देखते हैं ना तो आपका दिमाग आपको डिस्टर्बेंस की तरफ ले जाता है और आप इसे गलत कर जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां गलत नहीं करनी है, याद रखिएगा, दुआ करना है कि इसी तरह के क्वेश्चन हो सारे। उसके बाद है 72, शी हैड लेफ्ट हिम विद द कामनेस एंड पाइस डेट अ कोड। अब देखें ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है,
आसान तरीन रूल है, आसान तरीन बात है कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में लिखा हुआ है तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। और सेंटेंस के फर्स्ट सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्ड विच इज अ फर्स्ट फॉर्म, जिसको हमें फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करना होगा सेकंड फॉर्म के साथ। तो यहां पर अकॉर्ड की जगह पर क्या आएगा, अकॉर्डेड। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। या हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें हम ये बात बार बार बोलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्ड को आप रिप्लेस करेंगे बेटे किसके साथ, अकॉर्डेड के साथ। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 73, व्हेन द अनपॉपुलर लीडर अराइव्ड डेमोन्स्ट्रेटर हैड थ्रोन। अब देखें अगर आप लिखेंगे ना व्हेन, ठीक है, आप क्या लिखेंगे व्हेन, तो इसका मतलब है दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं। आप कहते हैं जब मैं आया तो उन्होंने ये काम किया। हम ऐसा अब जैसे कहते हैं जी वो जैसे ही आया, अनपॉपुलर लीडर आया तो लोगों ने पत्थर फेंके। अब उसके आने से पहले तो नहीं ना फेंक दिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है हैड थ्रोन। हैड थ्रोन का मतलब है कि उसके आने से पहले ही उन्होंने पत्थर फेंक दिए, तो पत्थर वो आएगा तो उसके ऊपर मारेंगे। तो हम यहाँ पर हैड थ्रोन अननेसेसरली यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट अननेसेसरली यूज किया गया है। यहाँ पर हमें हैड थ्रोन की जगह पर क्या लिखना है, ट्रू। तो यहां पर आप पास्ट परफेक्ट को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। उसके बाद आपके पास 74, ही सीम टू लेबर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। अब देखें सीम्ड का मतलब क्या है कि आपकी बात किस में चल रही है, पास्ट में। वो कहता है उसको ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आई कि क्या हुआ है। अब समझने में इस वही बात है जो अभी हम कर रहे थे कि अगर हम अपने पास्ट को देखेंगे तो पास्ट को हम दो में डिवाइड कर लेंगे, नियर पास्ट होगा और फार पास्ट होगा। अब नियर और फार पास्ट में क्या कहता है, उसको ये बात समझने में परेशानी हुई, तो ये नियर पास्ट था तो इसलिए इसके लिए क्या लिखा गया, सीम्ड। कहता क्या हुआ है, यानी कि क्या हुआ था, तो हुआ था जो था वो पास्ट से पहले था, नियर पास्ट से पहले था, इसलिए हम उसको फार पास्ट बोलते हैं। और फार पास्ट को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में करेंगे, तो हम इसे हैड हैपेंड की जगह पे बेटे क्या बोलेंगे, हैड हैपेंड। आपने जब भी दो एक्शन पास्ट में देखने हैं तो आपने याद रखना है दो एक्शन में एक को आप नियर पास्ट में करेंगे और एक को आप फार पास्ट में करेंगे। जो बाद में हुआ वो नियर पास्ट होगा, जो पहले हुआ वो क्या होगा, फार पास्ट में। तो यहां पर हैपेंड को हम रिप्लेस करेंगे बेटे किसके साथ, हैड हैपेंड के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन 75, दिस वाज प्रोफेसर क्लॉड बिलिंगरमैन अ रिमार्केबल फ्रेंचमैन हु हैज डिवोटेड। अब पहले भी हम दो क्वेश्चन इसके कर चुके, डिवोटेड टू आएगा तो हम उसके साथ हेल्प नहीं लिखेंगे बल्कि हमें उसके साथ आईएनजी फॉर्म लिखनी है। डिवोटेड टू हेल्प नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिवोटेड टू हेल्पिंग। ये उन वर्ब्स में से है जिनमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते इंफिनिटिव बनाने के लिए, बल्कि हम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद है 76। अब 76 जो क्वेश्चन है ना, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब को। और अगर आप अपनी वोकैब अपना एसओएस देखेंगे तो आपके एसओएस में कुछ यूं मेंशन किया हुआ है, सेंटेंस कंप्लीशन 1 to 30। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं, बाय थे एसएमएस आए बच्चों के कि सारी ये जो 130 है ये कहां से करने हैं। तो बड़ा आसान तरीकाकार है। पहली बात तो ये कि आपके पास हमारी स्टार की प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, उसमें ये वोकैब दी हुई है। ये 300 सेंटेंसेस है, 300 सेंटेंस कंप्लीशन के सेंटेंसेस हैं। बड़े अच्छे तरीके से इनको कंपाइल किया गया है, पास पेपर को ध्यान में रख के इनको कंपाइल किया गया है। आपके पास ही होने चाहिए, बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास इनकेस बुक नहीं है तो बड़ा आसान सा काम है, आप हमारे नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर सामने है 0345563435 इस पे व्हाट्सएप करेंगे या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरा नंबर है 030725000285, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको ये जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपने इनके अकॉर्डिंगली अपने एसओएस के अकॉर्डिंगली डेली जितने भी वर्ड्स आपके एसओएस में दिए होंगे उनको आपने क्या करना है, तैयार करना है। तो क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 76 और वोकैब के क्वेश्चन के लगा एक रूल याद रखिएगा। देखिए ग्रामर के क्वेश्चन के लिए मुझे जितना भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैं जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। आप जितनी कहेंगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दूंगा खासतौर पे वर्ब के लिए, क्योंकि मैंने इसलिए इस तरह किया
क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वोकैब के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना थ्रू आउट आवर सेशन, उसमें रूल याद रखिएगा। रूल ये है कि आपने वोकैब के क्वेश्चन के लिए खुद कोशिश करनी है। खुद कैसे कोशिश करनी है? वर्ड को उठाना है, वर्ड के सिनोनिम देखने हैं और आपने इसके करेक्ट ऑप्शन को जज करना है। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद इसके मीनिंग को तलाश करें, आप खुद वो वर्ड्स को देखें वोकैब में, डिक्शनरी में, जो कि आप, क्योंकि आजकल तो बड़ा आसान है, मोबाइल इंटरनेट का दौर है, आप आराम से देख सकते हैं। आप कौन सा मोटी मोटी कोई डिक्शनरी उठानी पड़ती हैं, तो 1-2-4 मिनट में आप अपने सारे जितने भी वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, वोकैब के क्वेश्चन के लिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जरूर बता दिया करूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह अपने सारे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, जो आपको नहीं आए होंगे, जिनके मीनिंग नहीं आते होंगे, उनको आपने अच्छे तरीके से डिक्शनरी में से देख के याद करना है। और हमारी जो प्रैक्टिस बुक है उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, बल्कि मैं जो आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा इसके, मैं उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, उसमें आपके सारे मीनिंग लिखे भी हुए होंगे। तो आपके पास मैं करेक्ट ऑप्शन बताता रहूंगा, आपने करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से उसको देख लेना है। जो गलत होगा और समझ में नहीं आएगा आफ्टर सर्चिंग आउट, फिर आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर ऑल माई बेटी और बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह से भी। तो जैसे क्वेश्चन 76 है, द साइंटिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी, हम सेंसुअल सेंटिमेंटल नहीं लिखेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेंसेशनल। अब इन चारों वर्ड का डिफरेंस क्या होता है थोड़ा थोड़ा ये आपने खुद देखना है अच्छे तरीके से, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद है द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज द डैश कंप्लीटली। तो चेंज द डैश कंप्लीटली क्या आएगा? ले आउट कंप्लीटली। उसके बाद है जगन वासो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पास पेपर का है, अभी 2-3 साल पहले पेपर में भी आया, सिर्फ नाम चेंज था। जगन वासो गुड एट मैथमेटिक्स दैट हिज फ्रेंड कंसीडर्ड हिम टू बी अ डैश प्रोडिजी। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, प्रोडिजी का मतलब होता है स्किल्ड पर्सन, नॉलेजफुल पर्सन, जिसके पास बड़ा इल्म होता है, जो बड़ा माहिर होता है फील्ड का। बाकी वर्ड मीनिंग आपने देखने हैं खुद ही। उसके बाद 79 है, अशोक गॉट द कंपनी कार फॉर अ नॉमिनल प्राइस, ठीक है। उसके बाद है 80, शी इज सो डैश दैट शी इजिली कैचेज कोल्ड। शी इजिली कैचेज कोल्ड का मतलब आसानी से उसको बुखार हो जाता है, तो डेफिनेटली सोबर, सिंसियर, सेंसिबल नहीं होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेंसिटिव। वो सेंसिटिव है तो उसको बड़ी आसानी से बुखार हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, वोकैब के लिए आपको बड़ी मेहनत अपनी तरफ से करनी है, खुद से करनी है। और आप क्या होगा, जब आप खुद से इसको सर्च करेंगे ना, तो एक वर्ड के साथ आपको ऑटोमेटिकली 5 वर्ड आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे। जितने वर्ड आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, जितने वर्ड आप पढ़ेंगे, वो हर वर्ड आपको वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, अच्छा बनाएगा। और आपको पता है एक एक नंबर हमारे लिए बड़ा मैटर करता है, तो बिल्कुल भी कोई लूज एंड नहीं छोड़ना। ये था हमारे पास क्रैश सीरीज का टेस्ट 1। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो रह गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई मसला हो, तो बेटे यू विल कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप 030725000285। हम यहाँ पर जब हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है, तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था कि हमने टीचर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही आसान जो मॉड्यूल है वो अपनाया कि टीचर का स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे राब्ता होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को जो बात पूछनी हो, जो बात देखनी हो, जो बात समझनी हो, जो कॉन्सेप्ट समझना हो, जो गलती समझनी हो, वो डायरेक्ट टीचर तक अप्रोच करे और टीचर उसको वो बात क्लियर करे। तो इंशाल्लाह ताला फॉर नेक्स्ट टेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।